वेलकम टू जूरिस क्रैक। जूरिस क्रैक के एंशंट हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में आप सबका वार्म वेलकम है। अभी तक इस एंशंट हिस्ट्री के लेक्चर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक एज के दोनों फेज, वो चाहे अर्लियर हो या लैटर, दोनों को हमने देखा। इसके बाद ग्रो करता है महाजनपद। महाजनपद ये टोटल 16 होते हैं। इसमें से कुछ जनपद बहुत बड़े हो जाते हैं, उनकी पावर, आर्मी स्ट्रेंथ, उनके कॉन्क्यूर वो ज़्यादा करने लगते हैं। इसी को हम लोग पढ़ेंगे। उसी में से एक बहुत बड़ा जनपद बनता है मगध एम्पायर। इसके कितने डायनेस्टी, कितना रूल, क्या एडमिनिस्ट्रेशन, इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। ये है द मगध एम्पायर। इससे पहले पढ़िए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। द फोर मोस्ट पावरफुल किंगडम्स, थ्री कोसला, the Vajji Confederacy and Magad lay in the middle Ganga Valley, and the fourth Avanti was in the western Malwa। तो अब वेस्टर्न मालवा में कौन था? अवंती का रीजन। इसको हम थोड़ा मैग्नीफाई कर दें। अब देखिए, ये है आपका मगध एम्पायर, ये है अवंती, ये इसका राजधानी उज्जैनी। ये कितना बड़ा किंगडम है। अब मगध के आसपास, मगध के साथ चंपा, ये अनगा जिसकी राजधानी चंपा, भागलपुर, मुंगेर कंटेम्प्रोरी, ये आपको मध्य प्रदेश, उज्जैन और मालवा का रीजन। ये मगध जो राजगीर, पटना, गया का जो आज के कंटेम्प्रोरी में है। इसके ऊपर वज्जी, जिसके वैशाली जिसकी राजधानी है। उससे थोड़ा सा ऊपर बनारस, जो काशी बनारसी, उसके ऊपर अयोध्या। ये है इसका लोकेशन। that kingdoms the kingdoms that surrounded the Magad were Anga in the east में क्या दिख रहा है? अंगा जिसके चंपा राजधानी है। the Vajji Confederacy to the north, to its immediate west of the kingdom काशी, and further west the kingdom of कोशला। तो जो मगध डायनेस्टी है, जो पूरा मगध महाजनपद था, आज के कंटेम्प्रोरी बिहार है। मगध कैन बी आइडेंटिफाइड विद मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना, गया, नालंदा, पार्ट्स ऑफ आरा, शाहजहांबाद इसको बोला जाता है, इन द प्रेजेंट डे बिहार। इसको अगर आप जूम करके देखोगे, हम देखेंगे तो ये पटना, इसके बगल में नालंदा, इसी में आपको राजगीर, ये सारा कुछ पड़ता है। और ये आपको नालंदा के बाद जहानाबाद, गया और आरा डिस्ट्रिक्ट, जिसको भोजपुर, ये पूरे इस 4-5 जिला में मगध डायनेस्टी, मतलब मगध एम्पायर फैला हुआ था। अब आगे आते हैं। The Magad dynasty. Magad location was such that it had in the vicinity of large tract of alluvial soil। ये आप देख सकते हैं बिहार में आज भी जो सॉइल टाइप है, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है? alluvial soil, है ना? younger alluvial land। The soil could be easily cleared off with heavy overgrowth with the use of iron implements and proved extremely fertile। आप जानते थे आयरन लेटर वैदिक एज में, आयरन एज था वो। और जैसे ही आयरन एज आया, आप जंगल को, फॉरेस्ट को आराम से क्लियर कर सकते थे। और जब फॉरेस्ट क्लियर कर सकते थे, तो आप इसमें आराम से बड़े बड़े एग्रीकल्चरल लैंड्स बन सकते थे। और आपके पास इक्विपमेंट था, जैसे आप इसको आराम से प्लफ कर सकते थे, जोत सकते थे। और उस तरीका यहाँ फर्टाइल मिट्टी भी आपको पूरी कंटेम्प्रोरी एरिया में, जो मगध का कंटेम्प्रोरी एरिया था आज के, उसमें था। Magad was one of the few which used elephant on a large scale in the war, thus had an edge over others. The elephant could be procured from the east. Nandas, according to the great source, maintained 6,000 elephant। अब elephant होने का वजह भी, अगर ये बिहार है आज का, उसके यहाँ पे झारखंड है, ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। ये पूरा रीजन तो आपको जानते ही हैं, एलिफेंट बेल्ट है। यहाँ से आप, और बिहार, गया जो राजधानी है, गया से आराम से वो जाके वेस्ट जो वाइल्ड एलिफेंट है उसको ला सकते थे। इनके पास अनलिमिटेड सोर्सिंग था एलिफेंट्स का। अब जो मगध एम्पायर है, उसकी टोटल 6 डायनेस्टीज है। सबसे पहला हरियाणा का, उसका शिशुनाग, फिर नंदाज, मौर्य जो सबसे इंपॉर्टेंट, द अशोक द ग्रेट यहीं से आए, शुंगा, और उसके बाद कन्वा लास्ट हो गया। अब इसके टोटल जो लीड एम्पेयर्स रहे, बिम्बिसारा, अजात शत्रु, उदयन। अजात शत्रु इसलिए फेमस है, इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि राजगीर में इन्होंने कन्वे किया था। उसी तरह से काल अशोक, ये 483 बीसी की बात है, ये 383 बीसी की, 100 साल बाद फिर काल अशोक थे। ये शिशुनाग के थे। शिशुनाग और काल अशोक का 2 फेमस वहाँ के किंग हुए। उसके बाद नंदा डायनेस्टी आ गई। नंदा में महापद्मानंदा, धनानंद, ये 2 लीडर जो इंपॉर्टेंट हो गए। मौर्य एम्पायर में आपको चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोक के बारे में तुमको पूरा इतिहास ही पढ़ना है, और बृहद्रथा।
इसके बाद विश्वामित्र शुंगा, इन्हीं का एक एम्पायर जनरल हुआ करता था, लेकिन बाद में ये अपने डायनेस्टी को शुरू करी, शुंगा डायनेस्टी, अग्निमित्रा और देवभूति। उसके बाद यहाँ से वासुदेव कन्वा से डिक्लाइन होना तो शुरू हो ही गया था, इसके बाद डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गया यहाँ से। फिर आइए मगध एम्पायर के हरियाणा का डायनेस्टी के बारे में। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल डायनेस्टी इन मगध वाज द हरियाणा का। सबसे शुरुआत तो बहुत दिन पहले हुई थी, लेकिन सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्या था, हरियाणा का डायनेस्टी। बिम्बिसार 558 BC to 491 BC। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स, बिम्बिसारा रूल फॉर 52 ईयर्स। कितने साल के लिए राज किया? 52 साल के लिए। कंटेम्पोररी एंड फॉलोअर ऑफ बुद्धा, also said to be an admirer of Mahavira, who was also his contemporary। तो जो बिम्बिसार ये कंटेम्पोररी थे भगवान बुद्ध के और भगवान महावीर के, बुद्धिस्ट और जैनिज्म। उसी टाइम में 6 BC में तो दोनों रिलीजन ग्रो कर रहा था ना। ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मैट्रिमोनियल अलाउंसेस टू स्ट्रेंथ हिज पॉलिटिकल पोजीशन। मतलब शादी के द्वारा, विवाह के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने का। स्ट्रेंथ बाय हिज पोजीशन बाय मैरिज अलायंस, कोसला कहाँ, अयोध्या साइड, लिच्छवी वैशाली में, मदरा क्लान पंजाब, एक्वायर्ड अंगा अंडर द वाइसरॉयल्टी ऑफ अजात शत्रु बॉर्न ऑफ लच्छवी। ये अंगा कौन सा है? ये अंगा जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी, वन ऑफ द महाजनपद, जो आज के कंटेम्प्रोरी भागलपुर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो इसने, अगर हम बात करें बिम्बिसार की कुछ स्पेशलिटी की, तो इन्होंने शुरू किया मैट्रिमोनियल अलायंस करना, मतलब शादी करके अपने पोजीशन को मजबूत करना, जैसे कि उन्होंने कोसला के साथ और लिच्छवी और मदरा क्लान के साथ किया। साथ ही साथ एक्वायर किया अंडर द लीडरशिप ऑफ अजात शत्रु अंगा को। ठीक है, मगध एम्पायर हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं आप। बिम्बिसारा सेट अप इस कैपिटल एज गिरिराज, राजगीर, इसको यार राजगीर कंटेम्प्रोरी। और इस मैप को दिखाने का मकसद क्या है कि आपको मैं दिखा दूं। इट वाज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, द ओपनिंग ऑफ व्हिच वेयर क्लोज बाय स्टोन वॉल ऑन ऑल साइड। दिस मेड द राजगीर इम्प्रेग्नेबल। मतलब इतना मजबूत किला था कि इसे कोई भेद नहीं सकता था। तो ये छाता हिल्स, रत्ना हिल्स, विपुल हिल्स है ना, 1 2 3, वाइबरा हिल्स, मनिया, इसका सोना हिल्स, इन 5 तरह से ये घिरा हुआ था पहाड़ों से। तो इससे को भेद पाना नामुमकिन था, इसलिए राजधानी बार बार बनाई जा रही थी मगध एम्पायर में। उसके बाद आता है अजातशत्रु, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी 490 460 में 483 का दौर भी आता है। सन ऑफ बिम्बिसारा एंड चेलाना, ही किल्ड हिज फादर एंड बिकम रूलर। अब कुछ वजह होगा कि अपने फादर को उन्होंने मारा, हमें उसमें नहीं जाना, क्या कि हमें पॉइंट आउट करके हिस्ट्री को प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, जुडिशरी के लिए पढ़ना है, तो हमें उतना डीप में जाना नहीं। इम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, इन्होंने भी बुद्धिज्म को अपना लिया। ही कन्वे द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगीर जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा इन 483 BC। वार अगेंस्ट कोसला एंड वैशाली। तो 2 और महाजनपद, 16 महाजनपद में इन्होंने, एक तो पहले ही इन्होंने वाइस रॉयल्टी, जब ये लीडर थे अंडर द फादर बिम्बिसार, तो इन्होंने अंगा को जीत लिया था, और अपने किंगशिप में इन्होंने कोसला और वैशाली से भी जंग जीती। द रूलर ऑफ अवंती ट्राइड टू इन्वेड मगध एंड टू थ्रो आउट हिज डेंजर। अजातशत्रु began the fortification of राजगीर, however the invasion did not materialize during his lifetime। लेकिन अवंती का जो हमला था, जो मध्य प्रदेश और मालवा के रीजन से हमला कर रहे थे, वो कभी कर नहीं पाए। लेकिन इसको अपना राजधानी बचाने के लिए इन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू करा दिया राजगीर का। अब मगध एम्पायर में अजातशत्रु, उसके बाद आते हैं उदयन, सन ऑफ अजातशत्रु, शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्रा। ये वो मशीन, एक कैटरपिलर है, यहाँ से वो ऐसे फेंकते थे जब किसी पे हमला करना होता था बड़े बड़े फोर्ट्स पे, तो उसको तोड़ने के लिए इसमें सीधा पत्थर भर के फेंक देते थे, जिससे बड़े बड़े फोर्ट, कहे कि इनको चंपा तो इन्होंने फोर्ट जीता ही, मतलब अंगा, उसके बाद कोसला, उसके बाद वैशाली, ये सब जीतने के पीछे ये मशीन का बहुत बड़ा रोल रहा। सन ऑफ अजातशत्रु शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्रा। मतलब कैपिटल कहाँ से शिफ्ट हुआ? फ्रॉम राजगीर टू पटना, मतलब अब के कंटेम्पोररी जिसको पाटलिपुत्रा कह ले।
last of major Haryanka rulers. Udain region is important because he built a fort upon the confluence of river Ganga and Son at Patliputra. This was done because Patna lay in the center of the Magad kingdom, which now extended from the Himalayas in the north to the hills of the Chota Nagpur in south. सक्सेसिड विद थ्री किंग्स अनिरुद्ध, मंडा और नगादासका। इतना इंपॉर्टेंट नहीं थे। अब ये इन्होंने क्या किया, एक फोर्ट का निर्माण किया। कहाँ पे? जहाँ पटना में नदी बहुत सारे हैं। एक तो पटना में है गंगा रिवर, फिर सोन रिवर, उसके बाद आप आइए पुनपुन, सॉरी, फिर पुनपुन, फिर गंडक, ये सब चारों से रिवर। इन्होंने गंगा और सोन के कॉन्फ्लुएंस पे क्या किया, एक फोर्ट का निर्माण करा दिया, जिससे नजर रखा जा सके, क्या कि सारा ट्रेडिंग रूट तो वही था। हिमालय से लेके छोटा नागपुर मतलब झारखंड तक के पूरा रूट जाने के लिए यही रूट इस्तेमाल होता था। अब ये नया डायनेस्टी आ जाता है, शिशुनाग। According to Sri Lankan chronicles, the people of Magad revolted during the reign of Nagadasaka and placed in Amatya minister named Shishunag as the king. Shishunag dynasty lasted from 413 BC to 345 BC। अब ये आप देखिएगा कि ये बात श्रीलंका कैसे पता चला। क्या है कि ये लोग जो बिम्बिसार थे, चाहे अजातशत्रु थे, ये सब कौन थे? ये सब बुद्धिस्ट हो चुके थे। अब बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स बहुत आते थे, कहाँ से? श्रीलंका से। तो वो बहुत सारे रिकॉर्ड, अगर आपको कुछ भी पढ़ना है बुद्धिस्ट इंपायर मतलब पूरे के पूरे इंडिया के इस फेज के बारे में, तो इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है तिब्बत में और श्रीलंका में। क्योंकि वो जब आते थे तो इनके उस समय के पॉलिटिकल स्थिति के बारे, इकोनॉमिकल स्थिति के बारे में, कंडीशंस के बारे में, क्या एडमिनिस्ट्रेशन का हालत है, कितनी फोर्स थी, किस हालत में बिल्डिंग है, ये सारा कुछ वो अपने यहाँ मेंटेन करते थे। तो उसी में इन्होंने बताया कि जब लास्ट ऑफ द किंग थे हरियाणा डायनेस्टी के, पीपुल्स ने विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, और उसके ही एक मिनिस्टर को वो उन्होंने गद्दी पे बैठा दिया, जिसका नाम शिशुनाग था। वो किंगडम लमसम 13-15 जैसे मान लीजिए 70 साल के लिए वो डायनेस्टी रहा। was the viceroy of Kasi before the becoming the king of Magad। ठीक है, the capital was at Griv Raja। The most important achievement of Shishunag was the destruction of the power of Avanti with its capital at Jain। अवंती जो पहले at the time of अजातशत्रु हमला कर रहा था, अब उसके किंगडम पे ही हमला कर दिया गया, उसको पूरा डिस्ट्रक्ट कर दिया। दिस ब्राउट टू एन एंड 100-year old rivalry बिटवीन मगध एंड अवंती। अवंती का आपने शुरुआत ही में आपको मैंने दिखाया था कितना बड़ा एक्सपैंडेड एरिया था मलवा रीजन में, लेकिन इसे हरा दिया गया मगध एम्पायर के द्वारा। मतलब सबसे अब आउट पावर इसने कर दिया अवंती को। अवंती बिकेम अ पार्ट ऑफ मगध एम्पायर एंड कंटिन्यू be so till the end of Mauryan rule। later shifted capital through वैशाली। अब मतलब राजगीर से पाटलिपुत्र, अब पाटलिपुत्रा से कहां शिफ्ट हो गया राजधानी? वैशाली। ठीक है, काल अशोका शिशुनाग डायनेस्टी के सेकंड इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर काल अशोका शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र। फिर से राजधानी, अब देखिए राजगीर टू पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा टू वैशाली एंड देन नेक्स्ट फिर पाटलिपुत्रा में। ही कंडक्टेड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली 383 BC। He was killed in a palace revolution brought the Nanda dynasty to the throne। और इसको भी मार गिराया गया एक रिवोल्ट में, इंटरनल रिवोल्ट में, और इस तरह से नंदा डायनेस्टी मगध एम्पायर में अपना किंगशिप हासिल कर पाई। दिस वॉज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी एंड इट लास्टेड फ्रॉम 345 to 321 BC। मतलब क्षत्रिय अभी तक जो भी हरियाणा डायनेस्टी में बिम्बिसार हो, अजातशत्रु हो या उदयन हो, या उसके बाद शिशुनाग, तो ये तो अमित्य ही थे इनके, चाहे अकाल अशोक, ये लोग क्या थे? सब क्षत्रिय थे, है ना। लेकिन ये पहले नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी आई किसमें? मगध एम्पायर में। ये थे नंदा डायनेस्टी वाले। द फर्स्ट रूलर वाज महापद्मनंदा हु असप्ट द थ्रोन ऑफ कालसोका। इंटरनल रिवोल्ट में कालसोका की हत्या कर दी गई, इसके बाद ये थ्रोन चला गया कालसोका के पास। ही वाज कॉल्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ इंडिया। ही इज आल्सो कॉल्ड सर्व क्षत्रियंका, क्षत्रिय
क्षत्रिय अंतका, destroyer of all Kshatriyas, and Ekrat, sole sovereign who destroyed all other ruling princes. The empire grew under his reign. He ran from Kuru country in the north to Godavari valley in the south, and from Magad in the east to Narmada on the west. बहुत लंबा चौड़ा है। अब पहले अगर इस इमेज को देखें, एक ये इसको मैं बड़ा कर दिखाता हूँ। मतलब महापद्मानंदा में ये अवंती तो हमने जीत लिया, मगध एम्पायर ने जीत लिया, है ना, शिशुनाग कालसोकही में। अभी ये मगध एम्पायर अंगा को शुरुआती में खत्म कर दिया गया जीत के, तो अंबा तो खत्म, वैशाली का कुछ पार्ट, कोशला का कुछ पार्ट, और महापद्मानंदा में कुरु, ये देखिए कुरु यहाँ पे है, कुरु से लेके नीचे आ जाइए गोदावरी नदी के किनारे तक क्या था, मगध। कितने बड़े रीजन में मगध आ चुका था, आप सोचिए। मगध का एक्सपेंशन सबसे ज्यादा बड़ा हो चुका था, मतलब महाजनपद जितने भी थे उसमें बहुत बड़ा एरिया अब था मगध का। Also called, no, Magadha next, also called Ugrasena in Pali text because of its large army। इस इतने बड़े एरिया को हैंडल करने के लिए, अपने कंट्रोल में रखने के लिए एक लार्ज आर्मी की तो जरूरत होगी। द नंदाज वे आर फैबुलसली रिच एंड एनॉर्मसली पावरफुल, बहुत ज्यादा पैसे वाले और अथाह ताकत के वाले। दे मेंटेन 2 लाख इन्फेंट्री, 60,000 कैवलरी एंड 6,000 वार एलिफेंट, 2 लाख पैदल सैनिक, 6,000 घुड़सवार और 60,000 घुड़सवार और 6,000 हाथी वाले। सोचिए, सच अ ह्यूज आर्मी कुड बी मेंटेन ओनली थ्रू एन इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम। विदाउट ह्यूज टैक्सेशन सिस्टम आप इसे मेंटेन ही नहीं कर सकते। 2 लाख, अगर इसको आप जोड़ लें तो लमसम 2,66,000 के करीब आपके पास टोटल हैं। 2 लाख घुड़सवार, उसके बाद कैवलरी, उसके बाद आपको वार एलिफेंट, इनको मेंटेन करने के लिए मतलब 5 लाख लोग स्टैंडिंग आपको चाहिए एनी टाइम। ही एडेड, फिर इसके बाद महापद्मानंदा ने he added Kalinga to Magad and borrowed up an image of Jina as a victory trophy, है ना। मगध कलिंगा जो एम्पायर था उड़ीसा में, आज के उड़ीसा में, वहां के किंग कारवेला को हरा के इन्होंने मगध में मिला दिया। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग कारवेला रेफर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय नंदाज। ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है ऑफ किंग कारवेला, refer to Congress. The Hathi Gumfa inscription is a 17-line inscription in Prakritic language incised in Brahmese script in a cavern called Hathi Gumfa in Udaygiri Hills near Bhubaneswar in Odisha। ठीक है, भुवनेश्वर के नहीं। और आपको याद होगा कि किंग कारवेला एक जैन धर्म को इन्होंने अपना लिया था। इस वजह से ये जो जैन धर्म में, जैनिज्म में प्राकृतिक लैंग्वेज यूज होता था, बुद्धिस्ट में पाली लैंग्वेज यूज होता था, तो इस वजह से ये प्राकृतिक लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। हाथी गुम्फा कहाँ है, क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है। ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किस किंग ने किया, किंग कारवेला, ये भी एमसीक्यू में आता है। तो ये पूरा का पूरा स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। He was the Dhananand. He was the last Nanda ruler. He is referred as the Agrames or Exandrames in Greek text. Alexander invaded northwestern India during his reign, but he could not proceed towards the Gangetic plain because his army refusal. Alexander जब आगे आ रहा था तो इतना पर वो दोनों राजा ऊपर पोरस को हराते हराते वो इतना थक चुका था, उतना दिन से सफर वो निकला था अपना मैकेडोनिया से, तो लगातार जंग कर रहा था। अब उसके आर्मी ने बोल दिया कि अब हम जंग नहीं करेंगे। He became the unpopular with his subject owing to the oppressive way of extorting taxes। बात तो शुरू ही चुकी थी, 5 लाख प्लस आर्मी का जरूरत पड़ेगी। एज रिकॉर्ड 2 लाख घुड़, उनके पास तो पैदल सैनिक थे, 60,000 कैवलरी थी, 6,000 वार एलिफेंट थे। इनको मेंटेन करने के लिए सैनिक चाहिए, उनके लिए डॉक्टर्स होंगे, उनके लिए खाना पकाने वाले होंगे। तो 5 लाख लोगों को अगर आप मेंटेन कीजिएगा तो आप तो टैक्सेस लगाइएगा, तो एग्जॉर्टिंग टैक्सेस होने का जैसे लोग उन्हें पसंद नहीं करने लगे। आल्सो हिज शूद्रा ऑरिजिन, ये पता होगा आपको, नंदा डायनेस्टी वाज द ओनली डायनेस्टी जो नॉन क्षत्रिय थे, और इसका ऑरिजिन कहाँ से, शूद्र से था। एंड एंटी क्षत्रिय पॉलिसी लेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमी। और एंटी क्या था,
anti kshatriya policy led to a large number of enemies. Finally, he was overthrown by Chandragupta Maurya along with Chanakya, who took advantage of the public resentment and established the Maurya Empire in Magad. He is credited with the invention of नंदोपक्रामणि, अ पार्टिकुलर मीजर, है ना, ये जो नंदोपक्रामणि है एक पार्टिकुलर मीजर है, इसके लिए इसको कहा जाता है। तो इस फेज में हम लोग इतना पढ़ेंगे। अब सेकंड जो हम लोग पार्ट होगा उसमें हम लोग मौर्यन एम्पायर को पढ़ेंगे कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं यहाँ से। जो क्वेश्चंस है आपको लमसम स्लाइड में हमने बता दिया। अब सेकंड पार्ट में हम लोग अच्छे से इसको और समझेंगे मौर्यन एम्पायर को। थैंक यू।